तो कायनातीस ये है कायनाती चाय। हमारे साथ आज मेहमान हैं नुज़ैर ख्वाजा, डॉक्टर नुज़ैर ख्वाजा। इनसे पहले भी बात हो चुकी है कायनाती चाय पे, मगर क्योंकि ये एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है और नई खबरें आती रहती हैं, तो हमने कहा कि ज़रा दोबारा से ज़रा काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर बात करें। मैं ज़रा इंट्रोडक्शन कर दूं। पहली बात तो है कि खुश आमदेद डॉक्टर नुज़ैर। बहुत शुक्रिया। ऑलवेज माय प्लेयर कि आप ने याद किया और फिर हमने म्यूचुअली एग्रीमेंट किया। यस, आई टोटली एग्री कि विद इन वीक्स साइंस इज सो मच एडवांसिंग, स्पेशली द स्पेस बिजनेसेस, कि बिल्कुल। हमारे पास जो न्यूज़ आती हैं दैट्स रियली फैंटास्टिक। एंड यस, यू हैव क्वाइट सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन योर बकेट नाउ। बिल्कुल, अभी हम बात करते हैं, लेकिन मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दूं। तो डॉक्टर नुज़ैर जो हैं वो जर्मनी में होते हैं। वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस सिस्टम्स है। ये वहाँ पर एक जापान का एक एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है जो एक एस्ट्रॉयड पर जाने वाला है। ये उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, पीआई। ये ऑल्सो फ्रे यूनिवर्सिटी है, ये उसमें भी लेक्चरर हैं। और तो ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन असल चीज़ जिसके सिलसिले में हम बात करना चाह रहे हैं और जिसमें बहुत थोड़ी सी ज़रा एक्साइटमेंट भी है, वो ये है कि अभी खबर आई थी कि मार्स के ऊपर, मरीख के ऊपर शायद शायद आखिरकार कोई एक पत्थर जो है, एक रॉक जो है मिली है जिसमें शायद ऐसे सिग्नेचर्स हो जो पुरानी जिंदगी के को इंडिकेट कर रहे हो कि मर्रिख के ऊपर एक वक्त जिंदगी थी। तो नुजैर साहब, आप बताएं क्या सूरत हाल है। यस, बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन का। जस्ट माइनर करेक्शन है कि हाँ, मैं डेस्टिनी प्लस मिशन जो जापानीज़ है उसके के साथ अभी काम कर रहा हूँ। बट आई एम नॉट अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, आई विश। और लेकिन इसे लेकिन मैं हूँ एक और एक्सपेरिमेंट का, जो कि समंदरों के नीचे जो हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स हैं उसकी सिमुलेशन करता है। और अभी जो डेस्टिनी प्लस है उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट जा रहा है उस एस्ट्रॉयड की तरफ, जिसकी कैलिब्रेशन मैं कर रहा हूँ, और एज ए अच्छा। लीड जो ऑर्गेनिक जो वहाँ से निकलेगा उसको उसको करेक्टराइज करने के लिए, देखने के लिए। तो दैट वाज अ स्मॉल एडिशन। नहीं नहीं, इंशाल्लाह पीआई भी होंगे आप यार। अभी तो आप नौजवान हैं। ओके, सो तो जो अभी मार्स की जो स्टोरी आई है दैट्स रियली इंटरेस्टिंग और अमेजिंग। और वो है क्या? सबसे पहले तो ये, जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा है कि वो बेसिकली कुछ रॉक्स हैं जो हमें वहाँ पे मिली हैं, साइंटिस्ट को मिली हैं ऑफ कोर्स। और वो रॉक्स हैं प्योर सल्फर की। इट्स नॉट सल्फर बियरिंग कंपाउंड्स और सल्फर बियरिंग सम सॉल्ट्स व्हिच कंटेन्स आल्सो सल्फर, लेकिन उसके उसकी बजाय ये बहुत प्योर फॉर्म में हमें वहाँ पे सल्फर की रॉक्स मिली हैं। और सल्फ़र का वहाँ पे मिलना और सल्फ़र रॉक्स का वहाँ पे मिलना, ये इंडिकेट करता है 2 चीज़ों को, प्राइमरीली। थोड़े से अ, हो सकता है कुछ और फैक्टर्स भी हों। वी आर नॉट आई एम नॉट 100% एक्सपर्ट ऑन दैट पार्ट, बट स्टिल वो ये है कि जो वाटर प्रोसेस है, ये रॉक्स वहाँ पर पाई जाती हैं जहाँ पे वेरी कोल्ड, वेरी हॉट एंड इवन लावा फ्लो जो है वो वहाँ पे हुआ हो, तो जिसकी मदद से वहाँ पे जो भी रॉक फॉर्मेशन है, उसके नतीजे में ये सल्फर बियरिंग रॉक्स वहाँ पे बनती हैं। ज़्यादा जो इंक्लिनेशन है इन सल्फर बियरिंग रॉक्स का, वो है वाटर प्रोसेसिंग, कि कुछ ना कुछ वाटर प्रोसेसिंग वहाँ पर ज़रूर होती है, जहाँ पे एलिवेटेड टेम्परेचर हो और टू सम एक्सटेंट एलिवेटेड प्रेशर्स हों। तो उनके होते हुए ये रॉक फ़ॉर्म करती है। और प्योर सल्फर का वहाँ पर होना, तो दैट मीन्स कि हाँ, इसका मतलब है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें बता सकता है। हमारे पास कोई स्मोकिंग गन तो नहीं है इस वक़्त कि जो हम रियली 100% बता सकें कि ये बनी कैसे है। लेकिन इसका वहाँ पे होना, जो हमें ज़मीन से पता चलता है कि ज़मीन के ऊपर ये रॉक्स प्योर फॉर्म में कहाँ पर हैं, तो वो इन 2 प्रोसेसेस के नतीजे में ये रॉक्स बनती हैं। तो इसलिए
ये बड़ी इंटरेस्टिंग और क्या यूँ समझ लें कि मैं ये समझता हूँ कि मार्स एक्सप्लोरेशन, लाइफ़ को ढूँढना, पानी को ढूँढना, ह्यूमन कोलोनाइज़ेशन, ये सारों के लिए ये वाली जो न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी है। और तो ये हुई कैसे, इसके हाँ, बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं ज़रा अगर मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करना चाहूँ अपने लिए, तो ये वाली जो डिस्कवरी थी सल्फ़र की रॉक्स की, ये तो क्यूरियोसिटी रोवर ने मेरा ख़्याल है की है। यस, और क्योंकि एक और ख़बर जो है वो परसेवरेंस रोवर की है जिसमें वो कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट और वग़ैरह-वग़ैरह जो इस तरह, यस, तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पुराना रोवर जो अरसे से चल रहा है 2012 से मेरा ख़्याल है क्यूरियोसिटी, ये एग्ज़ैक्टली। उसने दरियाफ़त की थी। तो कैसे दरियाफ़त हुई थी हाँ, ये वाले पत्थर जो हैं तो सल्फ़र तो सल्फ़र वाले? तो आप जस्ट इमेजिन करें कि इससे पीछे मैं आपको लेके जाता हूँ क्यूरियोसिटी से पहले। वो थी आई थिंक नासाज़ रोवर था, स्पिरिट उसका नाम था, राइट। वो पहले। और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए क्यूरियोसिटी की टीम ने एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की इसको ऑब्जर्वेशंस करने के लिए। तो हुआ क्या था उस वक़्त स्पिरिट की दफ़ा कि बाय चांस हुआ ये कि उसका व्हील जो है वो ख़राब हो गया। आई थिंक देयर वर 4, 5, 6 व्हील्स एंड वन ऑफ देम वाज़ डैमेज्ड एंड देन वो लिंगरिंग करते हुए वो मूव किया उसने। और जिसकी वजह से उसने रब किया, ड्रैग किया जो भी सॉइल और मिट्टी जो नीचे थी। और जब ये वो कर रहा था, तो वो कैमराज़ उसके उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि हो क्या रहा है। और जब देखा तो वहाँ पे वो उन्होंने देखा कि ये सॉइल है और ये सॉइल किस तरह की है, तो उन्हें पता चला कि ये तो सिलिका, प्योर सिलिका सॉइल के कंपोनेंट्स हैं। और प्योर सिलिका अगेन, silica was the one of the important ingredient where you have the water processing, especially जहाँ पे आपके पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, तो उनके फ्लो से ये सिलिका जो है ये वहाँ पे accumulate होता है। साइज किसी के बड़े होते हैं, ग्रेन के स्मॉल होते हैं, लेकिन ये स्पिरिट ने वहाँ पे उस वक्त ये डिस्कवरी की। तो क्यूरोसिटी टीम ने क्या किया, एक ख़ास जगह पर वो पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, उसका नाम मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ था अपने पेज पे माउंट शार्प उसको कहते हैं, उस एरिये को, जहाँ पे वो पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, तो इट वाज़ अ स्लोप काइंड ऑफ एलिवेटेड, हाई राइज़ वो जाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं 1 मिनट मैं लोगों को मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि ये जो हम रोवर्स की बात कर रहे हैं, ये ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, ये हम ज़मीन के ऊपर नहीं, ये हम मरीख़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यस, मरीख़ के ऊपर वो पीछे देख रहे हैं कि क्या है, या माउंट शार्प जो है वो मरीख़ के ऊपर है। हाँ। तो तो वहाँ पे उस लोकेशन के ऊपर ये अपने रोवर को लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। अब जस्ट इमेजिन कि रोवर का वज़न कितना होगा? 1000 किलोग्राम एट लीस्ट। अ, तो वो जब एक पर्टिकुलर रॉक के ऊपर उस लोकेशन पे वो गए, तो उसने क्रश किया उस रॉक को और ऊपर से वो रॉक थोड़ी-सी क्रश हुई और अंदर से उसका स्ट्रक्चर जो है वो सामने आया। तो टीम ने ये देखा कि हम ज़रा मुड़ के देखें। जिस तरह से स्पिरिट ने किया, तो दे वांटेड टू लुक बैक विद आई थिंक 90 डिग्री डाउन हुँ। कैमरा उन्होंने किया, तो तब उन्हें पता चला कि वॉव! ये क्या है? तो दैट वाज़ रियली प्योर क्रिस्टलाइन सल्फर देयर। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी और आई थिंक इसने मार्स के ऊपर जितनी भी रिसर्च हो रही है, उसको रियली बहुत ज़्यादा लिफ्ट अप किया है, इस डिस्कवरी ने। अभी तक मैं इसके ऊपर जी, जी। मैं एक सवाल आपसे पूछूँ, आपने ज़िक्र किया था ये पहले कि सल्फ़र का मतलब ये है कि पानी जो है उसकी प्रोसेसिंग हुई है। ये आपने यस। लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया था वो था उसकी प्रोसेसिंग हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि उसकी प्रोसेसिंग है? मतलब ये कि या यानी कि वो किसी और चीज़ से उसने इंटरैक्ट किया है, या उसकी शक्ल बदली है, या क्या उसका प्रोसेसिंग का यस। क्या मतलब है? ज जब हमें मुख्तलिफ एलिमेंटल कंपोज़िशंस को हम देखते हैं ना मिनरल फॉर्म में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 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 रॉक है ओलिवीन पायरॉक्सिन, सल्फर बियरिंग और ये वो रॉक्स हैं जहाँ पे जब वाटर प्रोसेस होता है तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं।
और उसमें सल्फर बहुत एक रोल प्ले कर रहा होता है इसके अंदर। और उसको वो हम कहते हैं कि ये सर्पेंटेनाइजेशन हो गई है। वहाँ से सर्टेन केमिकल एनर्जी हमें मिलती है मीथेन की फॉर्म में, जो कि फाइनली फूड है मेथानोजेनेसिस का, जो माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स के लिए। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रॉक है कि जो प्रोसेस करके फर्दर प्यूरिफाइड होती है या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, जिससे एक तरफ तो हमें एनर्जी मिलती है। जस्ट इमेजिन कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही एंड वी नीड सम हीट टू इग्नाइट द रिएक्शंस, एंड देन सच काइंड ऑफ रॉक जो है वो ये कर सकती है। तो इसको मैं कहता हूँ कि ये प्रोसेसिंग का इंडिकेटर है सल्फर बियरिंग रॉक्स का। इसके अलावा इसकी फॉर्मेशन डेफिनेटली कुछ होगी, लेकिन एज यू नो इट्स अ वेरी हार्ड कोर जियोलॉजी नॉलेज, जो ऑफ कोर्स जियोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम एज ए प्लानिटरी साइंटिस्ट जो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि अच्छा हमें कौन सा एनवायरनमेंट मिल रहा है, स्पेशली एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को, कि जहाँ पे हम ये देख सकें कि वन ऑफ द की कंपोनेंट जो कि वाटर है, उसका इंडिकेटर हमें कोई मिला या नहीं मिला। तो ये सल्फर रॉक का वहाँ पे होना, ये इस चीज़ को इसकी निशानी है कि डेफ़िनेटली। और ये आपकी रिसर्च जो है हाइड्रोथर्मल वेंट्स की ज़मीन के ऊपर, यानी कि जो नीचे समुंदर के नीचे जो वेंट्स हैं जहाँ पर आतिशफ़शां पहाड़ तो नहीं, या पहाड़ भी कह सकते हैं, लेकिन यानी कि वहाँ से जो लावा निकल रहा है, ये उसके करीब इस किस्म की रॉक्स पाई जाती हैं, और बहुत सारी ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर बहुत सारी ज़िंदगी उसके पास होती है। तो ये उन दोनों का कनेक्शन उसमें बनता है? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आपने डिस्क्राइब किया है, और इसीलिए वी आर रियली एक्साइटेड टू हैव इट, क्योंकि जब हमें समंदरों के नीचे हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे एज़ यू डिस्क्राइब वेरी वेल कि पानी जो है वो सबडक्ट करता है, और वहाँ पे ज़मीन के नीचे जहाँ पे टेम्परेचर हाई हैं, वहाँ पे जाके जो रॉक्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनके साथ रिएक्शन होता है। तो ये वाली जो सल्फर बियरिंग रॉक्स हैं, ये ऑलवेज़ फ़ैसिनेट करती हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे रिएक्शंस वहाँ पे करती हैं, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कि जो माइक्रोब्स को एनर्जी और उनके फूड का बायस बनती हैं। हुँ। तो इसलिए ये सल्फर बियरिंग रॉक्स जो हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अ, तो क्या आपका ख़्याल है, और मुझे पता है कि और जगहों पर भी अभी हमने आज बात करनी है, लेकिन एक और सवाल मरीख़ के सिलसिले में, तो क्या आपका ख़्याल है कि ये जहाँ पर माउंट शार्प, जहाँ पर ये क्यूरियोसिटी रोवर था, वो समुंदर के नीचे था? यानी कि जिस तरह ज़मीन के ऊपर वोल्केनिज़्म जो है वो था, या वहाँ पर दरिया था जो एक वोल्केनिक रीजन के पास था? मिसाल के तौर पे अगर हम ज़मीन के ऊपर पहाड़ी, यानी कि आतिशफ़शां पहाड़ की अगर हम बात हाँ, करें और उसके करीब दरिया हो, तो वहाँ पे ये पानी और वोल्केनिज़्म की इंटरैक्शंस किस किस्म के एनवायरनमेंट में हुई? यूँ समझिए कि ये लोकेशन जो है ये फ्रॉम गेल क्रेटर से आगे फॉरवर्ड होती है। गैडीज़ वैलीज़ एरिया है, हुँ, कि जो बेसिकली चूँकि क्रेटर फॉर्म में है, और क्रेटर फॉर्म में ऐसा है कि जो इट्स नॉट लाइक माउंटेन ऑल अलोन, रादर इट इज़ काइंड ऑफ द सेंटर ऑफ दैट क्रेटर, हुँ, हुँ, जो कि इन जो कि हाई राइज़ है, और ज़ाहिर-सी बात है उसके ऊपर क्लाइंब करना। तो दैट मीन्स कि अगर ऐसी सिचुएशन भी है, तो देयर आर चांसेस कि वाटर जो है वो फ्लो किया होगा उस हुँ, लोकेशन पे। और ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं अभी कह सकता कि ये वाक़ई अभी तक ये इन्फर कर लिया गया है कि इट मीन्स कि वहाँ से ये समंदर के नीचे का एरिया होगा या क्या होगा। या एट लीस्ट आई हैव टू लुक बैक टू दैट पेपर। लेकिन जो अभी लेटेस्ट है, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कि अभी तक वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफ़िनेट नहीं है कि वो इसका ओरिजिन बता सकें कि क्यों ये वहाँ पर है। हाँ। और लोगों के लिए मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि ये आजकल के समुंदर की बात नहीं, मरीख़ के ऊपर ये बात हो रही है कि आज से कुछ अरब साल पहले ग़ालिबन वहाँ पर समंदर भी था और पानी का फ़्लो भी था, और तो ये चीज़ें तो काफ़ी हद तक कन्फ़र्म हैं, लेकिन अब साथ में और चीज़ों की पता चल रही है कि पानी की प्रोसेसिंग भी हो चुकी है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हो चुकी हैं। तो लेकिन ये हम बात कर रहे हैं आज से
एक आध अरब साल, कम से कम एक आध अरब साल पहले, या बिल्कुल। 3-4 अरब साल पहले। तो ये हम हुँ। पहले की बात कर रहे हैं मरीख के ऊपर। एट लीस्ट 3.9 बिलियन ईयर्स जब अर्थ बनी, जब प्लैनेट्स बने और उसके बाद जब लाइफ स्टार्टिंग हुई है, तो अराउंड हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं कि तीनों प्लैनेट्स वीनस, अर्थ और मार्स जो कि हैबिटेबल ज़ोन में आते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आते हैं फ्रॉम द स्टार, फ्रॉम द सन। तो वहाँ पे क्या कंडीशंस थी उस वक़्त? तो हम अज़्यूम करते हैं कि कुछ सिमिलर ही थी। जैसे ज़मीन पर थी वैसी ही मार्स पे हो सकती हैं, वैसे ही वीनस पे हो सकती हैं। अच्छा, क्विकली, आपका ये जो अभी और परसेवरेंस रोवर, तो ये दूसरा रोवर है जो कि एक और क्रेटर के पास है, जहाँ पर पानी जो है वो जज़ीरो क्रेटर है, जहाँ पर पता है कि पानी जमा हुआ था, और हमें ये भी पता है कि दरिया वहाँ से उसके अंदर आया था, और अभी ये दरिया के एक डेल्टा के करीब उसने एक पत्थर को एनालाइज किया, और उसकी एनालिसिस जो है पता चल रही है। तो उसके बारे में आपके कोई ख्याल है कि उसकी उ एनालिसिस की क्या सूरत-ए-हाल है? उसके एनालिसिस की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है बेसिकली कि ऑर्गेनिक्स कंटेंट को वहाँ पे फाइंड आउट करना और उसको उसको बड़ी क्लैरिटी के साथ कन्फर्म करना कि ये यहाँ पे वाक़ई ही ऑर्गेनिक्स हैं या ये एक फ़ॉल्स अ, पॉज़िटिव डिटेक्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये जो आपने डिस्क्राइब किया ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए जो मिशन प्लानिंग है, जो ऑब्ज़र्वेशंस करने के लिए वो एक बड़ी प्राइम टारगेट है मार्स के ऊपर। तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल व्हेनेवर दे थिंक कि अच्छा हमने कोई ऑर्गेनिक कंटेंट को डिस्कवर करना है या देखना है या फाइंड आउट करना है, तो वो एरिया है कि जिस एरिया में वो ये चाह रहे हैं। तो या इट्स रियली इंटरेस्टिंग और दोनों इस वक़्त जो इन एक्शन रोवर्स हैं, वो ये दोनों ही हैं इस वक़्त नासा की तरफ से और और चीन का है लेकिन। नो फ्रॉम नासा हाँ, फ्रॉम नासा, हाँ, ये लेकिन ये तो दोनों हैं। चीन के जो है वो कोई आपको पता है कि कोई नहीं, नहीं, उसके नहीं रिज़ल्ट्स मैं उसको वगैरह का? नहीं फ़ॉलो कर पा रहा मार्स को एज़ हाँ। इनर सोलर सिस्टम प्लैनेट जो थे वो मेरी स्पेशलाइज़ नहीं थे रिसर्च में। लेकिन ऑफ़ कोर्स प्लैनेटरी साइंस में जब भी कोई ऐसी बड़ी डिस्कवरी होती है तो डेफ़िनेटली इट अट्रैक्ट्स। तो आपकी वो स्पेशलिटी तो नहीं, लेकिन आपसे रिलेटेड वो है, क्योंकि आप हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर भी काम करते हैं, आप वोल्केनिज़्म की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर के जो चाँद हैं, जुपिटर और सैटर्न वगैरह के, ख़ास तौर से सैटर्न का चाँद एनसेलेडस जो आपकी स्पेशलिटी है। तो अभी पता चला कि चाँद के ऊपर भी अ वोल्केनिक वेंट्स हैं, जो ज़मीन के ऊपर भी होते हैं। अगर आप हवाई जाएँ या मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएँ, आप जा सकते हैं उसके अंदर। मेरा ख़्याल है सऊदी अरब में भी इस किस्म के वो वेंट्स पाए जाते हैं। तो ये जो चाँद के ऊपर वोल्केनिक वेंट्स मिले हैं, उसकी क्या अहमियत है, और चाँद के ऊपर कहाँ पर हैं ये, और क्यों हैं? या ये एक और रिसेंट टाइम में इन्हीं वीक्स के अंदर-अंदर एक एक बड़ी डिस्कवरी और ये उस वक़्त आ रही है जब हम ह्यूमन कोलोनाइज़ेशन और सेकंड फ़ेज़ में जा रहे हैं नासा मिशन को लेकर। तो कि किस तरह से हम हैबिटेट्स जो हैं वो वहाँ पे बना सकते हैं, हमारा स्पेस आर्किटेक्चर कैसा होगा, जहाँ इंसान चाँद के ऊपर जाके रह सकें। तो इस तरह की डिस्कशंस के दौरान अब ये पता चलता है कि वहाँ पर जो ल्यूनर सरफेस के ऊपर जो पिट्स हैं, यानी जो स्कूपी एरिया है कुछ अ अ, वो पहले तो यही समझा जा रहा था कि बस वो इट्स अ शैलो काइंड ऑफ स्कूपी एरिया, इट्स अ काइंड ऑफ पिट बट देयर इज़ नो उसके उसकी गहराई नहीं है। अ, लेकिन अभी जो ल्यूनर रिकॉनेसांस ऑर्बिटर एलआरओ जो नासा का मिशन है आई थिंक 2009 में हाँ। प्रोबेबली ये लॉन्च हुआ था। तो इट्स स्टिल वर्किंग और ये 5th फेज़ है उसकी जो उन्होंने एक्सटेंड की है। और उसका मकसद ये है कि वो ये तलाश करे कि कहाँ पर हम जो मून मिशंस हैं वो लैंड करवा सकते हैं। उसने क्या किया है, उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट है रडार। उसने क्या किया इंटरफेरोमीट्री की मदद से एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर यूँ समझ लें कि मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ, ठीक है?
हुँ, तो ये समझें कि ये फ्रॉम द इंटीरियर टू एक्सटीरियर हम देख रहे हैं और ये रेडार की मदद से इंटरफेरोमीट्री की मदद से वो सिग्नल भेज रहे हैं और फिर उन्होंने क्या किया कि एक ऑब्लीक डायरेक्शन में उसको वो अंदर भेज सके, ना सिर्फ वर्टिकली बल्कि टू सम सर्टेन एंगल। और वहाँ पे हम ये देखते हैं, ये मैंने एक और प्रिंट आउट यहाँ पे लेके रखा हुआ कि ये नंबर्स अगर आप दिखा सकें, क्या ये देख हुँ। पाएंगे या ये बिल्कुल, 45 मीटर्स और लेंथ जो विड्थ जो है हाँ 45 मीटर, डेप्थ हाँ 150 मीटर्स। जी। यस, और बेसमेंट जो है उसमें तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर की वो है। अब ये क्या चीज़ है? ये है कि हम हमें पता है कि अर्थ के ऊपर भी और मार्स के ऊपर भी कि वहाँ पे लावा ट्यूब्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, कि जब लावा फ्लो करता है तो उस दौरान जो उसका एक्सटीरियर है वो कोल्ड हो जाता है और इंटीरियर उसी तरह फ्लो करता रहता है। तो वो एक टनल काइंड स्ट्रक्चर जो है वो हमें ग्राउंड अर्थ या जो भी प्लेनेट है उसकी सरफेस के नीचे डीप इंटीरियर में वो हमें वहाँ पे मिलता है। और जब वो कूल हो जाता है तो देन यू गॉट अ केव, और जिसकी लेंथ मीटर्स और सम टाइम किलोमीटर्स में चली जाती है। तो अब आप जस्ट इमेजिन करें कि ये जो पिट है ये कितनी गहरी है, यानी वर्टिकल वॉल्स हैं, इट्स जस्ट लाइक अ वेल, यू गो डाउन। और जब आप बेसमेंट पे पहुंचते हैं तो बेसमेंट पे वो चूंकि ऑब्लिक डायरेक्शन में उन्होंने मेजरमेंट की, तो वो टू सर्टेन एंगल वहां हुँ, पे सिग्नल रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उनके पास वापस आया तो उन्हें पता चला कि अच्छा ये एक्सटेंशन है, ये सिर्फ स्ट्रेट वर्टिकल नहीं है बल्कि ये एक्सटेंड फॉर्म में है। मैंने यहाँ पे पेपर में से एक एक ड्राइंग निकाल के रखी थी जस्ट टू शो कि अगर आप ये देखें हुँ, हुँ। कि ये उसकी ऑब्जर्वेशन है जो उसने की, जिससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली इट्स नॉट लाइक नॉर्मल पिट्स बट इट्स रियली ए केव जो कि वर्टिकली है और फिर उसकी एक्सटेंशन है इनर साइड पे। ये तो थी डिस्कवरी कि ये उन्होंने स्ट्रक्चर वहाँ पे फाइंड आउट किए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो आप जस्ट चले जाएँ ह्यूमैनिटी जब एस्टैब्लिश हो रही थी ज़मीन के ऊपर, तो उस वक़्त हम लोग इंसान रहते कहाँ पे थे? तो डेफ़िनेटली हार्श एनवायरनमेंट थे और इस तरह की सारी चीज़ें थी। नॉट हार्श एनवायरनमेंट एज़ वी हैव ऑन मून, बट द वेदर हार्श एनवायरनमेंट। तो पीपल लोग कहाँ रहते होंगे? तो केव्स का कॉन्सेप्ट हमें हमें आता है कि उन्होंने पहले घर बनाने शुरू किए और केव्स की शक्ल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ह्यूमन कोलोनाइज़ेशन करना चाहते हैं मून पे या मार्स पे, तो इट मीन्स कि वहाँ पे ऐसी केव्स मौजूद हैं जहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी मौजूद है। पहली बात तो ये है कि मून हाईली इनस्टेबल है थर्मली, मीन्स यू हैव 100 मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड on day side, and you have on night side minus 100 more less than minus 100 degree centigrades क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर पूरा नहीं है। वज़न हाँ, तो एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि रेडिएशंस इंटरगैलेक्टिक और हमारे सूरज से जो रेज हैं, यूवीज हैं, वो बड़ी शार्पली हार्मफुल हैं। तीसरी बात ये है कि माइक्रोमीटियोराइट्स जो कि बम्बार्ड कर रहे हैं टन्स टन्स ऑफ माइक्रोमीटियोराइट्स एवरी डे, जो कि आउटर स्पेस से मून के ऊपर आते हैं, तो दे आर किलिंग वेपन, हाँ, जो कि इंसान को वहाँ पे उनकी लाइफ को इम्पॉसिबल बना देंगे। तो इसीलिए ये केव्स जो हैं ये मॉडरेट टेम्परेचर्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे हैं, और जिसकी वजह से रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इट मीन्स कि इट्स ओपनिंग ऑफ हाँ। न्यू कमर्शियल एक्टिविटी एज़ वेल, कि वहाँ पे जाया जाए और इस तरह के आर्किटेक्चर को यूटिलाइज़ किया जाए। जी। और अगर लोगों को थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है इसको इमेजिन करने में तो पाकिस्तान में मुझे याद है कि अ, मैं पिंडी में था तो वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो सेंटीग्रेड में 42, 43 वगैरह के करीब था और या 44 था। हुँ, और हमने जाना था क्योड़ा, जहाँ पे हुँ, सॉल्ट माइन्स हैं और इट वाज़ अमेज़िंग क्योंकि बाहर जो है यानी कि गाड़ी से वो जो ख्योड़ा जहाँ पे माइनिंग है उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बेइंतहा गर्मी
लेकिन जब आप नीचे जाते हैं जहाँ पर एक लिहाज से उसी तरह की आप केव्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर था, वो बहुत ही खूबसूरत, हुँ, बिल्कुल ज़बरदस्त। और उसमें यही बात थी कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक ही टेम्परेचर रहता हुँ, है नीचे, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड, आपके हुँ, ऊपर जो पहाड़ है, उससे प्रोटेक्टेड एग्ज़ैक्टली, है। तो यही चीज़ वहाँ पे चाँद की है। एग्ज़ैक्टली। तो इसको थोड़ा-सा मैं इलैबोरेट करूँ तो इट मीन्स कि ये जो लावा ट्यूब्स का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली हमें केव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म में है। यहाँ पे स्पेन में बिल्कुल इसी तरह का एक की एनालॉजी पे लावा ट्यूब जो है, वो वहाँ पे डिस्कवर की गई थी। लांज़ारोटे स्पेन है, ये मैंने उसकी एक फिगर ली है, इतनी क्लियर नहीं है। हुँ, हुँ, तो यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त जगह है देखने वाली। फिर हमारे पाकिस्तानियों के लिए पार्टिकुलरली और इस एरिया के लिए अगर आप देखें तो उम्मे जिरसन केव जो है सऊदी अरेबिया में, ये हाँ, मैंने मैप लिया था राइट, और यहाँ पे भी ये इसी तरह की केव जो है वो डिस्कवर की गई है और वहाँ पे इवन के कुछ लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाली हैं जो कि ये इंडिकेट कर रही हैं कि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है अबाउट 7 टू 10,000 ईयर्स अगो वाज देयर, जो कि उन्होंने यूज़ की इस केव को फॉर व्हाटएवर द सिविलाइजेशंस दे हैड एट दैट टाइम। तो अच्छा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कवरी है और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड with the idea of human colonization even more than before this discovery. ज़बरदस्त। तो अब आखिरी मैं आपसे आखिरी सेक्शन, क्योंकि ये तो हमने बात कर ली, मरीख़ की भी बात कर ली, चाँद की भी बात कर ली, लेकिन यार आपका जो बहुत सारा काम है वो चाँद के, वो सैटर्न के चाँदों के ऊपर है, ख़ास तौर से एनसेलेडस। कोई खबर उसके सिलसिले में? बिल्कुल, आपको पता है कि यूरोपा क्लिपर जो कि नासा का एस्ट्रोबायोलॉजिकल स्पेस मिशन है, वो लॉन्च इसी साल में है उसकी अक्टूबर में और वो जा रहा है जो जुपिटर का मून है, यूरोपा उसका नाम है। उसमें जो कि कहा जाता है कि उसकी सतह के नीचे बहुत एक्सपेंडेड ओशंस हैं और लाइफ के चांसेस वहाँ पर हैं। और दूसरा उससे आप थोड़ा-सा आगे चले जाएँ तो सैटर्न है और सैटर्न का जो मून हैं 2 जिनका मैं ज़िक्र करूँगा, एक टाइटन जिसके ऊपर नासा का ऑलरेडी एक मिशन प्लान्ड है। उसका नाम मेरे ज़हन से स्किप कर गया है, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रैगन, फ्लाइंग ड्रैगन। हाँ, जो कि एक ड्रैगन फ्लाई, हॉपिंग हाँ, है, जो कि राइट। हेलीकॉप्टर की तरह है, जो एक सरफेस से दूसरी जगह पे लोकेशन पे जाएगा। एनसेलेडस जबकि अभी रिसेंटली विद इन दिस ईयर अगेन प्राइम टारगेट डिक्लेयर किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से और ये बड़े एस्टोनिशिंग है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना लार्ज क्लास मिशन का जो थीम है वो मोस्ट लाइकली एनसेलेडस को रखा है कि वहाँ पे वो मिशन भेजना चाहते हैं और उसकी रीज़न कुछ ये है कि सबसीक्वेंट जो डिस्कवरीज अभी हुई हैं एनसेलेडस के हवाले से वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और उनमें फर्दर एविडेंस जो हैं वो फाइंड आउट किए गए हैं। बड़े ज़बरदस्त मिनरल्स एज़ वेल एज़ जो कि वाटर सोर्स है, जो कि लिंक है कोर के साथ और उसको कैप्चर करने का कि किस तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली कुछ डिस्कवरीज़ ऐसी थी जिनमें मैं भी शामिल था कि जिसमें हमने ये भी बताया है कि वहाँ पे अगर माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, तो वो हम बड़ी आसानी से उसको कैप्चर कर सकते हैं और कैप्चर करके हम बता सकते हैं कि हाँ, ये बैक्टीरिया है जो हमने वहाँ से निकाला है। और इसके अलावा अभी एक ब्रेक थ्रू पेपर है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, आई थिंक सून मैं उसको सबमिट करूँगा कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनिक्स जो हैं, वो मैंने फाइंड किए हैं। आई होप कि पीयर रिव्यूड प्रोसेस में से गुज़र के अगर वो रिज़ल्ट एक्सेप्ट होता है तो दैट इज़ आल्सो अ ब्रेक थ्रू। ज़बरदस्त। और लोगों के लिए एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड के जो एनसेलाडस है, वो उसमें ऊपर बर्फ़ है और उसके नीचे जो है वो पानी पाया जाता है, समुंदर पाया जाता है, और बहुत सारा जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि उसमें से फव्वारे, एक लिहाज से वो पानी जो है वो उसका वो निकलता है वहाँ से। तो ये जो आप कैप्चर की बात कर रहे हैं, वो लैंडिंग की तो बात नहीं कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है आप उसका जो फव्वारे हैं पानी का, या पानी की जो इरप्शन है, वो उसको पकड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
उसको बिल्कुल मेरे ख़्याल से उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, जो आपने कहा है एग्ज़ैक्टली वो है कि वो ये एक ऐसा मून है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, जहाँ से उसके समंदर के जितने इंग्रीडिएंट्स हैं, पानी और व्हाटएवर द केमिकल इंग्रीडिएंट्स जो हैं, वो उसके ज़मीन उसके सरफ़ेस से नीचे वहाँ से समंदरों से होते हुए जो उसकी आइसी लेयर है, उसको कट करते हुए उसमें जो क्रैक्स हैं, तो ये गेइज़र्स और प्लूम और जेट्स की शक्ल में ये बाहर निकल रहे हैं। और प्लानिंग ये है कि एक स्पेसक्राफ्ट वहाँ पे दोबारा जाए और विद द मॉडर्न इक्विपमेंट और वहाँ जाके वो उन फव्वारों के नीचे शावर ले और शावर लेते हुए वो उस मटेरियल को कैप्चर करे और फिर हमें बताए कि क्या वो शावर फुल ऑफ बैक्टीरियाज़ हैं या नहीं है। राइट। तो अगर वो फुल ऑफ बैक्टीरियाज़ हैं तो दैट मीन्स कि लाइफ वहाँ पर है। लेकिन उसके साथ-साथ सेकंड प्लानिंग ये है कि हम लैंडर भी भेजें साथ ही। अच्छा। और कॉन्सेप्ट ये है कि ना सिर्फ़ वो लैंडर उन जो एनसेलाडस की ओपनिंग है, जहाँ से वो फुव्वारे निकल रहे हैं, वो एक तरह की फाइन स्नो है। It's the हुँ, finest snow that you can have in the solar system and you can make a skiing. Very nice. तो वो स्नो को वो कैप्चर करें वहाँ से और उसके अंदर वो बैक्टीरिया फाइंड करें, माइक्रोबियल लाइफ। बट देयर इज़ आल्सो थर्ड कॉन्सेप्ट हुँ, कि कुछ स्पेस मिशन ये भी प्लान किए हैं कि वो बाकायदा उस क्रैक्स के नीचे डाइव करें। एक मिशन हुँ। कॉन्सेप्ट है एल के नाम से कि जिसमें वो स्नेक एल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है कि जो वाक़ई वो उसके अंदर जाएगा और ओशन के अंदर जाके तो वो वहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन देगा हमें। तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम रिगार्डिंग एनसेलाडस एज़ वेल। ज़बरदस्त। और वैसे ये जो हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, क्योंकि हम अक्सर नासा की बात होती है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनका मिशन जो है वो जुपिटर के चाँदों के ऊपर भी जा रहा है और उसमें इवेंचुअली उसने क्रैश भी करना है, लेकिन वो यूरोपा का एक जो सिस्टर चाँद है गैनीमेड, यस। उसके ऊपर उसका फ़ोकस है। तो इस किस्म के जो आप कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है उनसे वो काफ़ी सीखेंगे कि वहाँ के ऊपर समुद्र किस तरह का है और वो लैंड लैंड तो नहीं, लेकिन बिल्कुल। इवेंचुअली क्रैश किस तरह से करेगा। क्योंकि द बिगेस्ट बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस जूस। उसका नाम है, जो कि आइसी मून और जुपिटर दोनों को एग्ज़ामिन करेगा, यूरोपा का भी करेगा, लेकिन गैनीमेड जो एक बड़ा चाँद है, उसको जाके वो ऑब्ज़र्व करेगा और फाइनली वहाँ पे उसको वो गिरा देंगे, उसको ख़त्म करेंगे, डिमोलिश कर देंगे फाइनली। जो काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट करेगा नासा के इस मिशन को जो कि अभी लॉन्च हो रहा है यूरोपा राइट। क्लिपर, दोनों। लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमें है, जो साइंटिस्ट को होगा, वो होगा रेडिएशन एनवायरनमेंट। हुँ। जुपिटर का रेडिएशन एनवायरनमेंट बहुत हार्श है और उसकी वजह से लेट्स सी कि कैसे इंस्ट्रूमेंट वहाँ जाके काम करेंगे और कैसे वो सर्वाइव करेंगे। तो इट्स रियली चैलेंजिंग मिशन और अभी फ्रॉम जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि यूरोपा क्लिपर जो नासा वाला मिशन है, उसमें जो कुछ चिप्स हैं, जो कंप्यूटर चिप्स, वो ग़ालिबन ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट है जुपिटर के, शायद वो उसको सर्वाइव ना कर पाएँ, तो वो उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि जी, अभी बिल्कुल। अब उसने भी न्यूयॉर्क लॉन्च करना टाइम्स है ने अक्टूबर में। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम ने ये स्टोरी ब्रेक की थी और लेकिन आई होप कि नासा विल हैंडल दिस। कुछ अ, महीने हैं उनके पास, हाँ, कुछ महीने हैं, कुछ 2-3 महीने हैं। हाँ, तो या वी विल सी। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये आप अच्छा राउंड अप हो गया एक एस्ट्रोबायोलॉजी का, और मुझे उम्मीद है कि हम कुछ महीनों के बाद दोबारा से राउंड अप या कोई खबर, बड़ी खबर आती है तो उससे भी पहले, लेकिन उम्मीद है कि आप अवेलेबल होंगे जिससे हम उर्दू में एस्ट्रोबायोलॉजी के सिलसिले में बात कर सकें। जी, मेरी भी सजेशन यही है कि हम हर मेबी क्वार्टरली जब कभी भी एस्ट्रोबायोलॉजी की कुछ न्यूज़ ऑफ कोर्स क्वार्टरली कुछ ना कुछ हो जाती हैं, तो आई थिंक हमारे सुनने वाले, आपके सुनने वाले जो हैं, आई थिंक स्टूडेंट्स और बाकी जितने भी हैं लोग, जो इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू डू दैट। ज़बरदस्त। बहुत-बहुत शुक्रिया नज़र। थैंक यू सो मच।